अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का वर्कअप क्या है। अब हमने पहले देख लिया सारा कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है, उसके अंदर एक मतलब इसमें लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के क्या फ़ीचर होते हैं, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है उसके क्या फ़ीचर होते हैं, सिस्टोलिक डायस्टोलिक डिसफंक्शन को देखा हमने। फिर हमने इसमें थोड़ी सी हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन और विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन की भी बात कर ली थी हमने, क्राइटेरिया देख लिया। फिर उसके बाद जो है वो हम आए थे यहाँ पर इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, उसको भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास कि अच्छा अब हमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के फ़ीचर्स तो पता लग गए, लेकिन इन्वेस्टिगेट कैसे करना है कि वाकई में ये है या नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन वैसे यहाँ पे तो इन्होंने स्टार्ट पे ब्लड टेस्ट लिखे हुए हैं ना कि सीबीसी करवाएंगे, उस पर एनीमिया होगा, ये इतनी स्पेसिफिक नहीं है। मतलब कि टीएफटी, अब कौन आपके पास दिल के दर्द के साथ मरीज़ आ रहा है और आप उसे कह रहे जाओ जाके थायराइड करवाओ, तो ये ठीक है, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ओके है। लेकिन प्रैक्टिकली जब पेशेंट आ रहा है ना हमारे पास, तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो जो भी आपके पास पेशेंट आता है कार्डियक, उसकी ईसीजी कराई जाती है, चेस्ट एक्सरे कराया जाता है, इफ़ नेसेसरी आप इको की तरफ जाते हो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी रिजनेबल चीज़ें लग रही हैं, ये वाली थोड़ी सी जो है ना वो प्रैक्टिकल नहीं लग रही। बाद में आप करवा सकते हो या पहले से अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, लेकिन अगर सडन एमरजेंसी में आए ना तो फिर इनकी तरफ हम नहीं जाते। अच्छा, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना इसके अंदर, जो यहाँ पे इन्होंने सबसे एंड पे लिखा हुआ है वो है बीएनपी, ठीक है। बीएनपी करवाते हैं, ये डायग्नोस्टिक होता है। अब इसमें ये है कि हो क्या रहा है, लेफ़्ट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक डिसफंक्शन है अगर, तो वॉल्यूम ओवरलोड होगा, ठीक है। वॉल्यूम ओवरलोड होगा तो फिर क्या रिलीज़ करेगा हमारा, वो बीएनपी रिलीज़ करता है। ये क्या करेगा, ये नाइट्रोयूरेसिस करेगा, यानी जो एक्सेस सॉल्ट वाटर है उसको निकलवाएगा। अगर तो ये बीएनपी जो है लेवल जो है वो हमारा 100 पिकोग्राम पर एमएल से ज़्यादा है ना, तो फिर इसका मतलब कंफर्म जो है ना हमारे पास ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ही है, इट कैन नॉट बी समथिंग एल्स। और अगर बीएनपी लेवल नॉर्मल है तो ये हमारा सीएचएफ का जो है उसको ज़रा रूल आउट कर देता है। जितना ज़्यादा बीएनपी लेवल होगा इसका मतलब कार्डियोवास्कुलर कॉज या मोर्टालिटी उतनी ज़्यादा है, ठीक है। और रिलीज़ कौन करता है, सिर्फ वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम रिलीज़ करती है। क्यों, देखें अब हार्ट जो है वो पंप नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब वो अंदर उसके फ्लूइड भरा हुआ है, ओवरलोड हो रहा है, तो उन केसेस में जो है ना वो हमारे पास बीएनपी रिलीज़ होगा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं आगे कि अब हमने जो है वो पेशेंट का बीएनपी तो करवा लिया। बीएनपी जो है वो हो सकता है हम पहले कराएं ना कराएं। चेस्ट एक्सरे से स्टार्ट करते हैं। चेस्ट एक्सरे हमने करवाया पेशेंट का, तो अब चेस्ट एक्सरे पे आपको क्या मिलेगा। मैंने आपको एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी कि लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर अगर होता है तो उसके अंदर आपको हमेशा बायलेटरल प्लूरल जो है वो एफियन जो है वो मिलेगी आपको, ठीक है। अब हमें इतना तो पता होना चाहिए कि अगर फ्लूइड होगा वो एक्सरे पे कैसे नज़र आता है, और अगर एयर हो तो एक्सरे पे कैसे नज़र आती है। एयर जो है ना वो एक्सरे पे ब्लैक होती है, ठीक है। और जो अगर फ्लूइड है या कोई और चीज़ है ना तो वो हमें थोड़ा वाइटिश अपीयरेंस जो है ना मतलब इस तरह की वो शो करती है, अगर इफ़ समथिंग एल्स देन एयर, ठीक है। अब जब हमने इसका एक्सरे देखना है ना तो ये हमारे पास जो है वो इसका एक्सरे है। ज़्यादा ही गंदा बना दिया। अच्छा, अब देखें कि ये दरमियान में हार्ट, और आपको लग रहा होगा कि मैंने थोड़ा सा ना बड़ा बनाया है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि एक तो हमारे पास आप देखें कि इसकी जो कार्डियोथोरेसिक रेशो है ना वो हमें ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। सीटी रेशो जो है ना वो हमें 0.5 से ज़्यादा मिलेगी। फिर जब हम इसको देखेंगे तो हमें इसमें बैटरिंग पल्मोनरी एडीमा जो है वो देखने को मिलेगा। अब वो किस तरह का होता है पल्मोनरी एडीमा, अब इसमें ना हमारे पास जो ये यहाँ पर जो ये कार्डियक बॉर्डर्स है ना, ये यहाँ पर ना वाइटिश सा होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हमें थोड़ा फ्लूइडिश सी चीज़ मिलती है। इसके अलावा जो इसके ये एंगल्स होते हैं ना ये ब्लंट होते हैं, ठीक है। तो इससे जो है ना वो हमें पता चलता है कि जी बैटरिंग पल्मोनरी एडीमा है, ठीक है। ठीक है। अब ये जो हमारे पास क्या है, कार्डियोपल्मोनरी एंगल जो है सीपी एंगल, अब ये थोड़े ब्लंट होते हैं, शार्प नहीं होते। अब उसके बाद जो है वो हमें और क्या मिलता है, अब क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है हमारे पास पीछे कोई इंगोजमेंट हो रही है ना चीज़ों की, तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो पल्मोनरी आर्टरीज वैसे तो हमें नहीं नज़र आती, ठीक है, लेकिन जो इसके अंदर हम देखेंगे ना तो ये अपर लोब में जो वेन्स है ना वो हमें बहुत प्रोमिनेंट नज़र आएंगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा जो हार्ट है वो फेल हो गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, और अब जो है ना वो पीछे को इंगोजमेंट हो रही है, और अब हमें जब एक्सरे के अंदर ना ये प्रोमिनेंट जो है ना वो वेन्स नज़र आएंगी। अब ये जो प्रोमिनेंट अपर लोब वेन्स है ना इसका एक साइन है। अब आप देखो कि आपने अगर किसी की मूंछ देखी हो तो मूंछ किसी की कैसी होती है, ऐसे को होती है ना, मतलब अब ये देखो ये ऐसे लग रहा है जैसे उल्टी मूंछ है किसी की, तो इसे ना बोलते हैं रिवर्स मोस्टेट साइन, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिवर्स
मोस्टेज साइन, सॉरी मुझे लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, रिवर्स मोस्टेज साइन, ठीक है, यानी उल्टी मूंछ की तरह ये नज़र आ रहा है कि जैसे दिल के साथ ना इस तरह से उल्टा सा जा रहा है। तो ये हमें प्रोमिनेंट अपर लोब वेन्स मिल रही हैं, उसके अंदर हमें साथ बैटविंग पल्मोनरी एडीमा मिल रहा है। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि सुन के ही बंदे को याद हो जाता है। सीटी रेशो जो है वो हमारे पास 0.5 से ज़्यादा है। सीपी एंगल हमें उसकी सीपी एंगल की ब्लंटिंग मिलती है हमें, ठीक है। इसके अलावा जो है ये बैटविंग पल्मोनरी एडीमा है। फिर हमें रिवर्स मोस्टेज साइन मिला। रिवर्स मोस्टेज साइन का एक और नाम भी है क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है, एंटलर साइन, ठीक है, एंटलर साइन या रिवर्स मोस्टेज साइन। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास एंटलर या रिवर्स मोस्टेज साइन, बैटविंग पल्मोनरी एडीमा। सीटी रेशियो जो है वो हमें हार्ट जो है वो बड़ा मिल रहा है। ये इस साइड पे ना आपको लगेगा जैसे ये नीचे जो है वो राइट एट्रिया होता है ना, तो ये लार्ज्ड है। फिर हमारे पास जो है वो क्योंकि ब्लड आगे को जा नहीं रहा, पीछे कोई पुल अप हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि अब हमें ना इसके अंदर एक और चीज़ मिलती है, वो है कर्ली बी लाइन्स, ठीक है। कर्ली बी लाइन्स जो हैं ये किस साइड पे होती हैं, ये ना हमारे पास परपेंडिकुलर होती हैं प्लूरल सरफेस के। ये इस तरह से होती हैं कि हार्ट की जो बेस है ना इसकी तरफ पॉइंट कर रही होती हैं, और प्लूरल सरफेस से परपेंडिकुलरली लाइंस हमें ना इस तरह के यहाँ पे नज़र आती हैं। तो ये कर्ली बी लाइंस है। तो ये इस तरह का थोड़ा सा आपका एक्सरे होगा कि आपका दिल जो है वो आपको थोड़ा सा सीटी रेशो आपको ज़्यादा मिलेगी, ऊपर जो है वो आपको थोड़ी सी प्रोमिनेंट अपर लोब वेन्स मिलेंगी, बैटविंग पल्मोनरी एडीमा होगा, यानी कि जो हमारे पास जो कार्डियक बॉर्डर्स है ना यहाँ पे वाइटिश सा होगा अपीयरेंस, और जो सीपी एंगल है वो ब्लंटिंग आपको जो है ना वो सीपी एंगल की मिलेगी। फिर आप जो है ना जब आप देखोगे इसके साइड पर ना, तो आपको यहाँ पे कर्ली बी लाइंस जो है वो मिलेंगे जो बेस ऑफ हार्ट की तरफ इस तरह पॉइंट कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये है इसकी थोड़ी सी के इसके अलावा यस मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैंने यहाँ पे जिक्र किया था, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है ना, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, बायलेटरल प्लूरल एफियन मिलेगी। प्लूरल एफियन का मतलब क्या है कि एफियन जो है ना, प्लूरल एफियन ये आपको वाइटिश जो है ना वो एक्स देती है। जैसे नॉर्मल आपको एक्सरे आपने देखा होगा ना, अच्छा आप इसको ना थोड़ा सा पहले नॉर्मल इंसान देख लेना, फिर उसको समझ आती है चीज़ों की। जब नॉर्मल आपको पता है कि लंग्स के अंदर क्या होती है, एयर होती है, तो लंग्स में जब एयर होती है ना तो वहाँ पे आपको ब्लैक सा फील हो रहा होता है, ब्लैक नज़र आ रहा होता है, मतलब लंग बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ब्लैकिश होता है। जब इसमें हमारे पास यहाँ पे फ्लूइड वगैरह जमा हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया है क्या होता है, तो यहाँ पे सारा वाइटिश सा इस तरह आ जाएगा। अब अगर वो चीज़ें रिपीट करेंगे तो ज़ाहिर है आप सारे का होता है कि वीडियो भी छोटी हो, ज़्यादा आपको देखना भी ना पड़े और इसके अंदर नॉलेज भी इतना सारा घुसाया जाए, तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना वो लास्ट वाली जो वीडियो है उसको एक बार रिपीट करके देख लो। उसमें मैंने कार्डियोजेनिक और नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा काफ़ी डिटेल से बताया। अच्छा, ये हो गया हमारे पास के एक्सरे पे हमें क्या मिलेगा। फिर है जी हमें ईसीजी पे क्या मिलेगा। ईसीजी पे ज़ाहिर हमें इस्कीमिया नज़र आएगा, ठीक है। लेफ़्ट वेंट्रिकल हमें हाइपरट्रॉफी नज़र आ सकती है। अगर पहले उसका कोई एमआई हुआ है उसके बाद हमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देखने को मिल रहा है, वो नज़र आ सकता है। कोई हार्ट ब्लॉक या एरिथमिया है तो ये मतलब फाइंडिंग्स मिल सकती हैं, ये डायग्नोस्टिक नहीं है उस तरह से ना। तो अब ये एक्सरे में हमें चलो थोड़ी फाइंडिंग मिल रही है, बीएनपी में हमें थोड़ा पता चल रहा है। अब ईसीजी जो है ना, मतलब ईसीजी में आप उससे आप हज़ारों चीज़ों की तरफ जा सकते हैं कि भाई एरिथमिया तो डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं, हाँ, लेकिन वो सारी फाइंडिंग्स आपको इसमें मिल रही हैं। कोई पहले एमआई बना हुआ है, आपको डीप क्यू वेव वगैरह वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं। अच्छा, अब आपने करवाई इको, क्योंकि मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक थी प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन हो सकती है, दूसरी मैंने आपको बताई थी रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन हो सकती है। अच्छा, आप ये कहोगे ये तो ठीक है, ये दिल काम नहीं कर रहा, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगी, लेकिन प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे हो सकती है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको मैंने ये बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, एक बंदे को हो गई है, ठीक है। अब उसके अंदर जो है वो क्या होगा, उसके अंदर दिल जो है वो डायलेट नहीं कर सकेगा। इको का फॉर्मूला, इको कह रही हूँ, इजेक्शन फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। इजेक्शन फ्रैक्शन होता है कि आपके दिल ने 1 सेकंड में कितना ब्लड जो है ना बाहर भेजा, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ओवर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल मैं एक बात करूँ, एक बंदे के अंदर मिसाल के तौर पर 80 या 70 ml है, मेरी मैथ अच्छी नहीं है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम फॉर एग्जांपल 130 120, ठीक है, कुछ इस तरह से है 130, ओके, इसको डिवाइड खुद ही कर लीजिएगा, मैं समझाने के लिए जस्ट लिख रही हूँ। और इसका जो आंसर है सपोज 70 आ जाता है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन 70 या 65 आ जाता है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब ये इस तरह से मैथमेटिक्स मेरी अच्छी नहीं है, बट मैं आपको समझाने की बात करें, स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मली 70-80 ml होता है, इंडस्ट्रियल वॉल्यूम 130 तक होता है, यानी इतना ब्लड आता है 130 एक दिल में एक
और वो उसमें से स्ट्रोक जो है ना 80 जो है वो ml बाहर भेजता है, यानी कि थोड़ा बहुत उसके अंदर वापस रह जाता है। अच्छा, इसका मतलब 70% या 65% अगर वो पुश कर ले तो ये नॉर्मल बंदे का दिल है। अब अगर हार्ट काम नहीं कर रहा तो वो इतना पुश नहीं कर पाएगा, ब्लड जो है वो इतना पुश पंप नहीं कर पाएगा, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगा, समझ आती है। अब जब मैंने बात की प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, ये भी बात मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, बट जस्ट यहाँ पे दोबारा समझाने के लिए कि रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है एक बंदे को फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसमें क्या होगा कि उसका हार्ट जो है वो अच्छे से डायलेट नहीं कर पाएगा। जब वो अच्छे से डायलेट नहीं कर पाएगा तो आपका जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा। ज़ाहिर है, आप सपोज मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप गुब्बारे में हवा भर रहे हो, आप आसानी से बढ़ सकते हो। अब रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी ऐसे जैसे आप गाड़ी के टायर में हवा भर रहे हो, वो भी अपने मुंह से, और जब वो डायलेट नहीं हो सकेगा, ज़ाहिर आप नहीं भर सकते हवा, वो डायलेट नहीं कर पाएगा उस तरह से, तो स्ट्रोक वॉल्यूम। अच्छा, जब उसके अंदर हमारा एक हार्ट का एक रूल जो है वो ये है कि जब अंदर ब्लड कम आता है तो ज़ाहिर है जब ब्लड आ कम रहा है तो पंप भी कम होगा। जब आया ही उसके अंदर 30 या फॉर एग्जांपल 50 ml आया तो पंप जो है वो सारा का सारा तो होता भी नहीं है पंप, उसमें से 40 ही पंप होगा, तो सपोज स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो गया। तो अब ये दोनों अगर इक्वली कम होते हैं ना, जैसे 8 को 4 पे डिवाइड करो तो भी 2 आता है, लेकिन अगर 6 को 3 पे डिवाइड करो तो भी 2 आएगा, यानी ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ कम हो गई, तो रेशो की होने की वजह से आंसर सेम आता है, इसलिए हमें प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन मिल रही होती है इको में, बट दैट इज़ नॉट द केस कि बंदे के अंदर कोई मसला नहीं चल रहा। तो ये भी मिल सकती है, ये कुछ डिजीज़ में मिलती है जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। इसके अलावा अब हम आगे आते जाते हैं, अब हम क्या करवा सकते हैं। हमने ब्लड टेस्ट करवा लिया, चेस्ट एक्सरे करवा लिया, ईसीजी करा ली, इको करा लिया, बीएनपी करवा लिया। अब एक लास्ट चीज़ जो है जो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि कार्डियक एमआरआई भी करवा सकते हैं हम। ये ज़रा डायग्नोस्टिक होती है, ये ज़रा अच्छा प्रेफर्ड इमेजिंग है, क्योंकि जो जिस टाइप का जो माल फंक्शन है ना दिल के अंदर, सिस्टोलिक चल रहा है या डायस्टोलिक चल रहा है, ठीक है, ये उसको बता देगी, ज़रा क्लियर करके बता देगी। तो ये भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा इटियोलॉजी भी पता चल जाएगी कि इसके हार्ट की फाइब्रोसिस हो गई है या हार्ट डायलेट हो गया, क्यों मसला कर रहा है, वो भी इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है वो हमारे पास, आपको पता है मैनेजमेंट में हमेशा हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं कि जी सिगरेट छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, सॉल्ट वगैरह जो है वो ज़्यादा नहीं लेने, एक्सरसाइज करनी है, वेट जो है वो अपना कम करो वगैरह वगैरह। ये नॉर्मल बातें जो हर एक बंदे को पता होती हैं। अच्छा, अब आपने देखी कि 2 चीज़ें पढ़ी हैं आपने। एक चीज़ आपने पढ़ी है कि हार्ट फेलियर जो है ना वो हमारे पास 2 तरह से हो सकता है। एक होती है हमारे पास प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन हो सकती है, दूसरा आपने पढ़ा कि हार्ट फेलियर जो है ना वो रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन के साथ आ सकता है। इन दोनों का ट्रीटमेंट जो है ना वो डिफ़र करेगा। ज़ाहिर है दोनों की टियोलॉजी डिफरेंट है, आपने इन दोनों को यहाँ पे पढ़ा है, देखा है, ठीक है, कि लो इजेक्शन फ्रैक्शन किन में होती है, नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन किन में होती है। तो जब दोनों की कॉज ही डिफरेंट है तो आप उनको ट्रीट भी अलग अलग करोगे ना। अब अगर मेरे पास हार्ट फेलियर है प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन के साथ है, ठीक है, अब ये हमारे पास किस में होता है, जैसे रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी मैंने बताया, ठीक है, हाइपरटेंशन का मैंने आपको बताया था, ठीक है, और फिर हमारे पास जो है वो रेडिएशन थी कोई चेस्ट की, उसमें मैंने आपको बताया। इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाइपरटेंशन वाली चीज़ें भी आ रही होती हैं तो हम वो वाली चीज़ें भी करते हैं इसमें, कि एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट देते हैं हम, ठीक है, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट, और सेकेंडली हम इसमें आर्नी देते हैं, ठीक है, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। आर्नी क्या होता है, आर्नी है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेप्राइलिसिन इनहिबिटर, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं, वेल्सार्टन होता है इसके अंदर, ठीक है, वेल्सार्टन प्लस सेक्यूबिट्रिल, ठीक है। वेल्सार्टन जो है ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, ठीक है, और ये जो है नेप्राइलिसिन इनहिबिटर है। अब ये मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है ना जो बुक्स है ना उसके अंदर इसको इस तरह से ड्रॉ किया जाता है कि ये आपका हार्ट है और ये जो है ना वो आपका हार्ट फेलियर है जिसको ख़राब कर रहा है, ठीक है, विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। और ये जो 2 मेडिसिन है ना आपकी सेक्यूबिट्रिल है या वाल्सार्टन है, आर्नी है, ठीक है, और जो आपके पास है एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट, ये इसको बचाने की कोशिश करिए, ठीक है, ये इनको मार रहा है, ये इनको बचाने की कोशिश करिए। तो अब हमारे पास जो है ये हमारे पास होता है हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, जिसमें हम इसको इस तरह ट्रीट कर लेते हैं। बाकी अगर नॉर्मली देखें, जैसे उन्होंने शॉर्ट्स यहाँ पे ड्रग्स लिखी हैं, बीटा ब्लॉकर हो गया, हार्ट रेट कम करेगा, स्पाइरोनोलेक्टोन हो गया, ठीक है। अब ये भी हमारे पास मतलब एक अच्छी ड्रग के तौर पर आता है, ठीक है, जितने भी हमारे पास डायूरेटिक्स वगैरह, फिर हाइड्रेलाजीन नाइट्रेट है, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट, ये क्लासेस वो हैं जो फार्माकोलॉजी में हम लास्ट टाइम मतलब पढ़ चुके हैं कि एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर है, वो एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक करता है, तो ये किस तरह से इफेक्ट कर रहा है कि ये जो है वो क्या है हमारे पास हाइपरटेंशन वगैरह को कम करने में भी कर रहा होता है, ठीक है। फिर ये ड्राई कफ वगैरह करवाता है, वो सारी चीज़ें भी कि हमने इसको किस में देना है कैसे नहीं। बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट कम कर रहे हैं, डायूरेटिक्स जो है ये
बॉडी के अंदर से फ्लूइड कम कर रहे हैं। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक स्पेरोनोलैक्टोन, ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जिस्म के अंदर जो है वो हमारे पास पोटेशियम जो है वो उसकी कमी नहीं होगी, लेकिन कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है, हाइपरकैलेमिया वगैरह। हाइड्रोलाइज इन नाइट्रेट्स की बात करते हैं, विनोडाइलेटर्स हैं, तो ज़ाहिर है ये भी एक अच्छा इफेक्ट जो है वो डाल रहे हैं हमारे पास, आफ्टर लोड कम करेंगे। आइवाब्रेडिन जो है ये भी ऑक्सीजन डिमांड कम करेगा, मतलब ठीक है। ये भी डिजिऑक्सिन जो है ये ज़रा इसके बारे में बहस चलती है ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये एरिथमिया ना जनरेट भी करवा देती है हार्ट के अंदर, तो ये बहुत अच्छी ड्रग उस तरह से नहीं समझी जाती। हाँ ये है कि ये अब मतलब इसके ऊपर ना काफ़ी बहस है, अब डिजिऑक्सिन को इतना अच्छा नहीं समझा जाता। अब मतलब ये है कि इनफेक्टिव है क्योंकि, लेकिन ये हॉस्पिटलाइजेशन कम कर सकती है एक बंदे की, मोर्टेलिटी में थोड़ा बहुत हेल्प करती है, लेकिन ये बजाते खुद एरिथमिया जनरेट भी करवा देती है। तो पहले इतने मसले चल रहे हैं, हम एक और नया मसला खोल के बैठ जाएँ। अच्छा, अब हमारे पास एक नॉन फार्माकोलॉजिक क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। आपने सारा कुछ कर लिया, मेडिसिन दे दी, लेकिन इसके बावजूद वो बंदा ठीक नहीं हो रहा, आपके पास क्या और ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब हमारे पास है कार्डियक सिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। अब ना आपने पढ़ा होगा पेस मेकर के बारे में, इट्स नॉट अ पेस मेकर। पेस मेकर एक अलग चीज़ है, ठीक है। वो आपका जो मतलब आपने एरिथमिया में देखा कि इस तरह से हो रहा, पेस मेकर लगा रहे हो, ये वो सारी चीज़ें, वो एक डिफरेंट एंटिटी है। ये क्या करता है, ये दिल का और जो आपके फेफड़े हैं उनका आपस में कनेक्शन बनाता है ताकि लंग्स के अंदर ना ब्लड पूल अप ना हो, ठीक है। और ये काम जो है वो आपका पेस मेकर नहीं कर सकता, ठीक है। बायो वेंट्रिकुलर पेस मेकर होता है ये, ठीक है। इसकी 2 लीड्स होती हैं, जबकि जो हमारे पास दूसरा ना पेस मेकर उसकी 3 लीड्स होती हैं। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि कार्डियक डिफिब्रिलेटर लगा सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पे इजेक्शन फ्रैक्शन जिनकी 35% से कम है, ठीक है, उनमें दे सकते हैं, या क्लास 2-3 के जो हमने अभी पढ़ा है उसके अंदर दिया जा सकता है, या एक बंदे में MI है उसमें। इसका क्या काम होता है, जैसे आपने वो डिफिब्रिलेटर शॉक पढ़ा है ना, जैसे आपने मूवीज़ में देखा हुआ है कि भाई एक ख़ास तौर पे इंडियन मूवीज़ में कि कोई मतलब ऐसे लेटा हुआ है और स्पेशली जो है वो उसका दिल मतलब लाइन सीधी होने लगी और वो उसको शॉक लगा रहे हैं और बंदा अचानक से ज़िंदा होकर वापस आ जाता है। अच्छा, तो वो अब ये हम ना दिल के अंदर भी लगा सकते हैं। इसका क्या काम होगा, ये हार्ट की ECG रीड करेगा और अगर कोई ऐसा खुदा न ख्वास्ता मसला चलता है तो ये खुद ही एक डिफिब्रिलेटर शॉक देगा, तो सडन कार्डियक डेथ से प्रिवेंट करता है। अब वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस लगा सकते हैं, वेंट्रिकल्स की हेल्प करते हैं ब्लड को अनलोड करने में, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन का भी एक ऑप्शन है, अगर सारा कुछ मतलब एट द एंड है तो कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन डेफिनेटली ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और डोनर और बाकी सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं, कौन देगा। अच्छा, फिर जो है हमारे पास एक्यूट पल्मोनरी एडीमा, ठीक है। ये इसके साथ इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर जो है ना वो पल्मोनरी एडीमा, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा डेवलप करता है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत बता दिया है। वो आपको पता है कि इसके अंदर सडन ऑनसेट होगा, एक्यूट है तो सडन ही होगा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, जाहिर है सारा पानी आ गया आपके लंग्स के अंदर, आप सांस नहीं ले सकते, टेकिपनिया होगा और थोपनिया होगा, ठीक है। आपका जो हार्ट रेट करें उसका जो सांस जो है वो ज़्यादा तेज़ी से उसको सांस आ रहा होगा। जब हम उसके लंग्स को सुनेंगे ना तो उसके अंदर क्रैकल्स, ये मतलब होता है हमारे पास कि पल्मोनरी एडीमा बन गया हुआ है। ऑक्सीजन सेचुरेशन इसकी पूरी नहीं होगी, जाहिर सी बात है, जब इतना कुछ चल रहा है तो ऑक्सीजन सेचुरेशन कैसे पूरी हो सकती है, लंग्स कैसे एक्सपेंड करेंगे जब उसके अंदर इतना पानी भरा हुआ है। अब इसके अलावा मैंने आपको बता दिया सारा, बैटविंग अपेयरेंस बता दिया, कर्ली बी लाइन्स, कार्डियोमेगैली, ठीक है, डायलेटेड अपर लोब वेन्स बता दिया मैंने आपको, प्लूरल एफियन मैंने आपको बता दी है, ठीक है, इस पिक्चर में, ठीक है। ये सारा आपके पास यहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में बन रहा था। अच्छा, फिर हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं, LMNOP, ठीक है, LMNOP, लेजिक्स देते हैं हम इसको, लूप डायूरेटिक, ठीक है। वो क्या करेंगे कि देखो ये आपके पास पल्मोनरी इफियन देख लें कि वो सारा वाइट हो गया, वाइट होता है इसका मतलब है फ्लूइड है, ब्लैक हो इसका मतलब होता है एयर है, ब्लैक होता है न्यूमोथोरिक्स में। अच्छा, फिर मॉर्फिन हम देते हैं, मॉर्फिन जो है ये मैंने आपको शायद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वाली वीडियो में बताया था कि मॉर्फिन जो है वो हमारे पास पल्मोनरी एडीमा को भी ठीक करती है, ये सिर्फ पेन ठीक नहीं कर रही होती। अगर पेन किलर देना हो तो हमारे पास बहुत सारे पेन किलर थे जो हम दे सकते थे, लेकिन मॉर्फिन का मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास पल्मोनरी एडीमा को भी कम कर देते हैं। नाइट्रेट्स हम देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं। पोजीशन जो है वो पोजीशन हम इसकी किस तरह से करते हैं कि हमने इसकी पोजीशन ऐसे करनी होती है, ठीक है, कि हमारी जो टांगें वो नीचे आ जाए और दिल जो है वो ऊपर हो। जाहिर है जब ऊपर एक चीज़ होगी तो ग्रेविटी से भी नीचे को करती रहेगी, जब इसको अगेंस्ट काम करना पड़ता है ना किसी भी चीज़ को तो फोर्स ज़्यादा लगता है, तो इसलिए हम पेशेंट की पोजीशन भी बनाते हैं प्रॉपर। इसके अलावा जो है वो हम आइनोट्रोपिक ड्रग्स देते हैं,
ठीक है, ताकि वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कर सकें। ये जो इंट्रायोटिक बलून पंप है ना, ये लास्ट चॉइस होती है भाई हमारी। अगर हमारे पास जो है वो मेडिकली रिफ्रैक्टिव कार्डियोजेनिक शॉक में जा रहा हो पेशेंट, वो ठीक ना हो रहा हो मेडिसिन से, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन होता है।